मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं? और आज का सेशन हमेशा की तरह स्पेशल है ही, और आपके लिए उन टॉपिक्स पर है, उस टॉपिक पर है बेसिकली जो हमेशा से छात्रों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा परेशानी वाला बना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं नटराज की मूर्ति, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का टॉपिक हम लोगों का चोल काल पर है, चोलों पर केंद्रित है। तो फिलहाल आइए हम लोग शुरू करते हैं, और जितनी जल्दी हो सके क्लास में आइए। और आज जितने भी प्रश्न हैं हम लोगों के चोल काल पे, मान लीजिए हम लोग 2-3 सेशन कर लेंगे धीमे धीमे करके, लेकिन यहां से प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा एक तो 2-3 रही है, और दूसरी एक खास बात यह है दक्षिण भारत से प्रश्न आपके गलत होते हैं, एक बात। दूसरी बात यह, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मुझे। यद्यपि कि संगम वंश आपके कोर्स में ऑफिशियल निर्धारित नहीं है, ना टीजीटी में ना पीजीटी में संगम काल डिफाइंड नहीं है। दक्षिण भारत में वो चोल डायनेस्टी की बात करते हैं, लेकिन आप पेपर उठा के देखिएगा, मैंने देखा पेपर, तो संगम काल से भी यदा कदा एक आध प्रश्न आया है। तो फिलहाल इस टॉपिक को अवॉइड मत करिएगा, और आइए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक का पहला प्रश्न आपके पास सामने है, देखिएगा। कपाटपुरम या अलवई नगर, ध्यान दीजिएगा, कपाटपुरम या अलवई नगर में संपन्न द्वितीय संगम। पहले बात ध्यान दीजिएगा, संगम मतलब विद्वानों की परिषद है। यहां पर यह पता चल रहा है कि द्वितीय संगम कहां हुआ था, अलवई नगर में। तो एक बात, हड़बड़ी मत करिए। जैसे आप पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम कहां हुए, इनकी अध्यक्षता किसने की, कहां हुए, इनकी अध्यक्षता किसने की, जरूर याद रखिएगा। जैसे पहला कहां हुआ, दूसरा कहां हुआ, तीसरा कहां हुआ, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? पहले में अगस्त्यनाथ ऋषि हैं, आपको पता है। दूसरे में कौन है? तोलकाप्पिय ऋषि हैं, आपको पता है। तीसरे में कौन है? नक्कीरर ऋषि हैं, आपको पता है। तो कुल मिला के यहां से एक आध प्रश्न आया है। प्रश्न ये कह रहा है कि द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? अकत्यम है, तोलकाप्पियम है, महापुराणम है या कली है? और आई थिंक आप यहां पे अगर अंदाजा भी लगाएंगे तो ठीक कर ले जाएंगे, और इट इज तोलकाप्पियम। ये तोलकाप्पियम है, ध्यान दीजिएगा। तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है, यह बात भी कई बार आई है। यह तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसकी रचना किसने की थी? तो नो डाउट तोलकाप्पिय ऋषि ने की है। तोलकाप्पिय ऋषि का नाम याद रखिएगा। एक बात हो गई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नाम अभी और आएगा आपके पास, तिरुक्कदेवर। एक नाम आपके पास और आएगा अभी, संत तिरुवल्लुवर। तो इनके भी ग्रंथों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यह है तोलकाप्पिय ऋषि, और उन्होंने रचा है तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ तोलकाप्पियम। ये बात क्लियर हो गई है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम, किसी भी दशा में ये महाकाव्य नहीं है, किसी भी दशा में ये महाकाव्य नहीं है। तो अब आपसे कुछ प्रश्न और हैं यहाँ पे कि वो संगमकालीन महाकाव्य कौन कौन से हैं। संगमकालीन महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो संगमकालीन महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 5 ही तो है। कौन कौन से? शीलपट्टिकरम, मणिमेखलाई, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तिरुक्कदेवर हैं, याद रखिएगा, गलती ना हो। और वलयपति और कुंडलकेशी, वर्तमान में वलयपति और कुंडलकेशी उपलब्ध नहीं होते। बहुत धैर्य से सुनिएगा, बहुत धैर्य से बैठिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। आज की क्लास में अब ये बता दिया मैंने कि तोलकाप्पियम क्या है, तो यहां पे आप आसानी से देख पाएंगे तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संगम युगीन महाकाव्यों में कौन सा बेमेल है? मैंने डिस्कशन कर ही दिया, और अब आप इसमें कर ही लेंगे, तुरंत कर लेंगे। और तोलकाप्पियम इसमें बेमेल है। ये व्याकरण का ग्रंथ है, महाकाव्य नहीं है। आई थिंक अब ये बात
बहुत अच्छे से दिमाग में आ गई होगी। शीलपट्टिकारम है, मणिमेखलई है और जीवक चिंतामणि है और वलयपति और कुंडलकेशी, ये 5 महाकाव्य हैं। आप चाहें तो नोट कर लें। और एक बढ़िया बात यह है, हम लोग कर ही रहे हैं क्लास को बढ़िया से, जितना बढ़िया हो सकता है। लेकिन एक खास बात यह है, आपके जो भी प्रश्न का जो पीजीटी और टीजीटी का लेवल है वो बस ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। आप पेपर उठा के देखिएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसे कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप पिछले 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र आपके पास बाजार में मिलता है, आप उठा के देखें, पेपर के प्रश्नों को केवल देख लें, ऐसे ही प्रश्न हैं। आपके प्रश्न जो मेरे असिस्टेंट के पास फॉरवर्ड होते हैं वो तमाम स्टेटमेंट, तमाम वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। बार बार संभाल रहा हूं कि यहां पे बहकेंगे, यहां पे आपके दिशा को अगर थोड़ा सा गलत दिशा में निर्धारित हो गई तो आप यहां से प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कहीं पढ़ रहा था मैं तो एक बढ़िया बात आई कि गति से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दिशा है। ध्यान दीजिएगा, गति से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दिशा है। यह बात बहुत ध्यान दीजिएगा, गति से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दिशा है। आपकी गति बहुत तेज है, दिशा गलत है तो समझ लीजिए आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। गति से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा है स्लो बट स्पीडली, धीरे लगातार अपनी सही दिशा में बढ़िए। वो कहते हैं कि राइट जो एफर्ट है आपका वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं तो हमेशा दिक्कत आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, धैर्य से बैठिएगा। मिला सकते हैं राजधानियां, पांड्यों की राजधानी हमेशा से आपको पता है और आज भी फेमस है और वो है मदुरई। तो मदुरई हमेशा से, मीनाक्षी मंदिर आप ध्यान दीजिएगा मदुरई में बहुत फेमस है, माता मीनाक्षी का मंदिर। पूछा गया है कहां है तो वो इट इज इन मदुरई में है। और फिर ध्यान दीजिएगा, चोलों की राजधानी आपको पता है वो उरयूर है, ये भी आपको पता है। तो पांड्यों के लिए यहां 2 लगाइए और चोलों के लिए यहां पर 3 लगाइए और फिर चेरों की वांजी है तो यहां पर 1 लगा लीजिए। 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, ठीक है। तो 2, 3, 1 के अनुसार जो भी विकल्प आगे आ रहा हो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। एक बात, अब क्या है, पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या है सर? तो पांड्यों का राजकीय चिन्ह है मछली। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है? सिंह है, शेर है या बाघ है। और चेर वंश का जो राजकीय चिन्ह क्या है? वो धनुष है। याद रखिएगा, ये सब बहुत सटीक प्रश्न हैं, पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो विकल्प आप चुन लीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़िए। फिर से एक बढ़िया बात है, यहाँ पे देख लीजिएगा अब क्या आता है यहाँ पे। शीलपट्टिकरम कौन है? शीलपट्टिकरम की रचना किसने की है? महाकाव्य आपसे पूछ रहा है शीलपट्टिकरम के रचनाकार कौन है? तो तिरुक्कदेवर, शीतलई शतनार, इलंगो अडिगल या फिर तोलकाप्पियर। तो मुझे लग रहा है आप कर लेंगे और उनका नाम है इलंगो अडिगल या फिर इलंगोवन, जो भी। तो ए पे 3 आ गया। तोलकाप्पियम मैंने अभी आपको बताया था, तोलकाप्पियर ऋषि ने रचा है, तो यहाँ पे तदनुसार आप 4 कर लीजिए। प्रश्नों को मैंने वैसा ही रखा है। जीवक चिंतामणि तिरुक्कदेवर का नाम लिया था मैंने, तो यहाँ पर 1 कर लीजिए। बहुत कंप्लीटली मणिमेखलई शीतलई सत्तनार ने लिखा है, तो ये ऐसे हो गया। तो अभी एक प्रश्न ये भी आया है कि शीलपट्टिकरम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुहाग के नुपुर, नुपुर माने पैरों में पहली जो पायल पहनी जाती है, तो पैरों में पहनी जाने वाली पायल। और फिर पूछा गया है कि मणिमेखलई का अर्थ क्या है? तो वो मोतियों की माला। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, 4, 1, 2। तदनुसार जो भी उत्तर सही आ रहा हो आप लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3, 4, 1, 2 से बहुत ऐसा मतलब नहीं है कि 3, 4, 1, 2। आपको यहाँ पर नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और बहुत मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शब्द टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कठिन है। तो अब देखो, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक्कदेवर किस धर्म के अनुयायी थे? तिरुक्कदेवर किस धर्म के अनुयायी थे? शैव, जैन, बौद्ध या वैष्णव?
तो ध्यान रखिएगा, जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक्कदेवर जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे, एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो प्लीज इसे भी ध्यान रखिएगा। और फिर अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं, अभी थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूं, और ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, शील पट्टिकारम के लेखक इलंगो अडिगल भी जैन धर्म के अनुयायी हैं। ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए, यहां पर प्रश्नों को ध्यान से हैंडल करिएगा। और प्रश्न हमेशा की तरह अच्छे हैं, आपके कंफ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, ये हमें पता है। और विनम्रता से ये कह रहा हूं कि आपने पढ़ाई कर ली है, रिवीजन की प्रक्रिया में अभी भी भटकाव की स्थिति आपकी दिखाई पड़ती है। वो इसलिए दिखाई पड़ती है, आपके भेजे जाने वाले जो प्रश्न हमारे असिस्टेंट को मिलते हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड होते हैं, उनसे पता चलता है कि आपका अध्ययन और आपका रिवीजन किस दिशा में जा रहा है। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, एंशिएंट इंडिया के लिए हम लोगों ने आपकी रिवीजन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केवल प्राचीन भारत की यह हमारी प्रैक्टिस पुस्तिका है, अमृत संजीवनी नाम है इसका। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के 3000 प्रश्न हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के 3000 प्रश्न टॉपिक वाइज हैं। आपके अध्ययन में और आपके रिवीजन में बहुत मदद करेगी। ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पुस्तिका है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दक्षिण भारत, संगम, चोल और इस पे मिला के 329 प्रश्न हैं। केवल चोलों पर, संगम पर 329 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल में 286, ये प्रश्न भी, ये टॉपिक भी आपके लिए बड़ा टेक्निकल होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता पे 334 प्रश्न हैं और सब बहुत सेलेक्टेड प्रश्न हैं इसमें। तो आप चाहें तो इसे आप अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। इस पुस्तिका को मंगाना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं। हमारी दूसरी पुस्तिका जो है आपके लिए, वो अमृत कलश के नाम से आई है। इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न मिलाकर टॉपिक वाइज है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न मिलाकर टॉपिक वाइज है और इसमें लगभग 3400 के आसपास प्रश्न हैं। तो आप चाहें तो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री के लिए अगर मंगाना चाहें तो इस अमृत कलश पुस्तिका को मंगा सकते हैं। और मैक्सिमम प्रश्न जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, अधिकतम प्रश्न जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, आपको इस पुस्तिका में मिलेंगे। सारे नहीं मिलेंगे क्योंकि प्रश्न हमेशा नए बनते रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए 7 क्या कह रहा है, ये देखिएगा। शिव के तृतीय नेत्र का उल्लेख, भगवान शिव के तृतीय नेत्र का उल्लेख कहां मिलता है? और मैंने इस प्रश्न को वैदिक काल पढ़ाते समय भी, शैव धर्म को पढ़ाते समय भी डिस्कस किया है। शील पट्टिकारम, मणि मेखलाई, जीवक चिंतामणि या फिर वलयपति। और यहां पर जवाब चाहे तो आप दे सकते हैं, जवाब देना चाहिए। और सही जवाब है, शिव भगवान के तृतीय नेत्र का उल्लेख मिलता है। शील पट्टिकारम में बिल्कुल नहीं मिलता है। और मिलता कहां है? मणिमेखलाई में मिलता है सर। तो यहां पर शील पट्टिकारम में भी एक खास बात है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, पंचाक्षरी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। एक बार जोर से बोल लीजिए, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कृपा करें और ईश्वर हमेशा सद्बुद्धि दे, सदमार्ग पे हमें चलाए, ऐसी प्रार्थना। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का उल्लेख शील पट्टिकारम में मिलता है। प्लीज नोट डाउन इट, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की दृष्टि से हमेशा और हमेशा इंपॉर्टेंट है। और अगला 8वां प्रश्न भी देख लीजिए। चोल अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये निश्चित है कि इसमें एक भाषा नहीं है। और अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि चोल अभिलेखों में कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है सर, तो बताएंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, चोल अभिलेखों में 4 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। पहली बात तो 4 भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं। अब मामला यह है कि कौन सी भाषा प्रयुक्त नहीं हुई है। ऑप्शन आपके पास है, तेलुगु, संस्कृत,
कन्नड़ या फिर उड़िया। सही जवाब आना चाहिए, गलत मत करिएगा। और अगर कहीं गलती से आप जवाब दे रहे हैं संस्कृत तो ये जवाब गलत हो जाएगा, और चोल अभिलेखों में उड़िया का उल्लेख नहीं है, उड़िया भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। संस्कृत है तो कुल मिला के 3 भाषाएं तो ये हो गई, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत। तो चौथी भाषा कौन सी है? तो वो सर्वाधिक तमिल भाषा का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये कहा जाए कि चोल अभिलेखों में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ है तो वो इट इज तमिल। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं, और मुझे पता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, और मैं ये बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि हमारी क्लास का विकल्प बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी एग्जाम ओरिएंटेड और इतनी टू द पॉइंट चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं। हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आपको इसलिए भी बतानी जरूरी है कि भाई अगर कोई गंभीर छात्र हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। एक हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है जिसमें प्राचीन भारत समाप्त हो रहा है, मेडिवल इंडिया की शुरुआत होने जा रही है, और आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, और ये सारी बातें केवल इतना ध्यान रखिएगा, मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आपके पास पूरा ओपन विकल्प है, सारे विकल्प खुले हुए हैं। जहां से बेस्ट चीजें आपको मिले वहां से आपको चीजें ले लेनी चाहिए, शेष आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो नयनार संतों में सर्वाधिक पवित्र संत कौन है? नयनार संतों में वो आलवार और नयनार आंदोलन आपने पढ़ा ही है, तो आपको ये बताना है कि आलवार और नयनार आंदोलन में आंदोलन में नयनार संतों में सर्वाधिक पवित्र संत कौन से हैं? अप्पर हैं, या फिर तिरुज्ञान संबंदर हैं, या फिर आदि गुरु शंकराचार्य हैं, या फिर नाम्बी आंडार नाम भी है। और मुझे उम्मीद है यहां पर जवाब बिल्कुल ठीक देंगे, और सर्वाधिक पवित्र संत हैं, ध्यान रखिएगा क्या आप जवाब दे रहे हैं। और शंकराचार्य आदि गुरु को मत चुनिएगा, और वो हैं तिरुज्ञान संबंदर, सर्वाधिक पवित्र नयनार संत इन्हें माना गया है। अप्पर का नाम पूछा गया है, तो अप्पर का नाम बता दीजिए। तिरुनाबुक्करशु, तिरुनाबुक्करशु। अब क्या है, एक बात और वो बात ये है, आप पढ़ रहे हैं, आंखें किताब पे हैं, दिमाग कहीं और है, कैसे याद होगा साउथ इंडिया? दिमाग ऐसे, किताब सामने खुली है, आंखें केवल अक्षरों को देख रही हैं, और जो अक्षर दिख रहे हैं वो जा रहे हैं आंख से मस्तिष्क में, लेकिन मस्तिष्क हमारा कहीं और विचारों का केंद्रण है। कैसे याद होगा साउथ इंडिया? नहीं याद होगा। और ये प्रश्न आप सोचते हैं चलो छोड़ो, जाने दो, एक आध दो प्रश्न गलत हो जाएंगे, और ध्यान रखिएगा 2 प्रश्नों पे 5 लाख छात्र आपके पीछे आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं, बहुत अनुभव से बता रहा हूं। साउथ इंडिया हो, राजपूत काल हो, विजयनगर हो, आपको बोल बोल के पढ़ना है। तिरुनाबुक्करशु, मणिक्कवाजिकर, नाम्बी आंडार, नाम्बी, जो भी नाम आ रहे हैं बोल बोल के पढ़ना है, तभी हमारा मस्तिष्क इन चीजों को याद रख पाएगा। अन्यथा हमेशा दिक्कत बनी रहेगी इस टॉपिक में, और इतना बढ़िया करा रहे, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे। और ये संगम काल का प्रश्न है, कर्णगी पूजा की परंपरा को किस चेर शासक ने शुरू करवाया? संगम युगीन चेर शासक ने पत्नी पूजा या फिर इन्हीं को कहा जाता है कर्णगी की पूजा से जुड़ा संप्रदाय, पत्नी संप्रदाय कहा जाता है, को किसने शुरू करवाया? कुट्टवन नाम है, उदयनजेरल, शेनगुट्टवन, या फिर नेंदुनजेरल आदन। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, आप देख करके जवाब दे दीजिए तो हमें भी संतोष हो जाएगा कि हाँ ठीक दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, शेनगुट्टवन है यहां पर सही जवाब। ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये कर्णगी की मंदिर की प्रतिमा के निर्माण के लिए ये हिमालय तक गए। कौन? शेनगुट्टवन। ध्यान दीजिएगा, तो ये चीजें याद रखिएगा और आगे देख लीजिएगा।
किस संगम युगीन शासक ने, अब ये देखो सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं, दक्षिण में गन्ने की खेती को आरंभ करवाया। एक प्रश्न और मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, गन्ने का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है साहित्यिक साक्ष्य? तो गन्ने का पहला जो उल्लेख है, साहित्यिक साक्ष्य है, वो कहाँ मिलता है? तो इट इज इन अथर्ववेद, याद रखिएगा, इट इज इन अथर्ववेद, याद रखिएगा सर। और एक बात यह है, किसने गन्ने की खेती को निकृष्ट माना है? यह प्रश्न भी आया है, किसने गन्ने की खेती को निकृष्ट माना है? तो उनका नाम है आचार्य कौटिल्य। क्यों? क्योंकि इसमें श्रम और समय ज्यादा लगता था। तो बात, इसका मतलब यह है कि मौर्य काल में भी गन्ने की खेती हो रही थी, ठीक है ना। एंशियंट हम लोगों का क्रैश कोर्स में समाप्त हो रहा है, लगभग समाप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने लगभग 40 लेक्चर में आपके 8 महीने का कोर्स कवर किया है एंशियंट का। आप 8 महीने में उतना अकेले नहीं पढ़ पाएंगे जितना मैंने आपको 1.5 महीने में पढ़ाया है। तो फिलहाल गन्ने की खेती प्रारंभ करने वाला कौन है? तो उनका नाम, ऑप्शन सब आप देख ही रहे हैं, अब उनका नाम है अदिगईमान उर्फ नादुमान अंजी, या उन्हें अदिगईमान कहा जाए या फिर नादुमान अंजई कहा जाए, बात एक ही है, नाम एक ही है, अलग अलग स्रोतों में वो एक ही व्यक्ति के 2 नाम मिलते हैं। तो आप देख लीजिएगा 11वें का उत्तर है बी। क्लियर है? और आगे अब देखिए, ये प्रश्न भी पता नहीं कितनी बार आया है, उस कट्टर चोल शासक का नाम बताइए। कट्टर, जैसे ये ध्यान देना है, पहले ध्यान दो, सभी चोल शासक उत्साही शैव थे, सभी चोल शासक उत्साही शैव हैं, शैव धर्म को फॉलो किया। एकमात्र अपवाद स्वरूप एक शासक है जिसने वैष्णव धर्म को फॉलो किया, उनका नाम है, आप बताएं तो ठीक है, उनका नाम है विक्रम चोल। क्या नाम है उनका? विक्रम चोल। अब इसमें भी एक बात यह है कि जो शैव मतानुयायी थे, वो कट्टर शैव मतानुयायी शासक कौन है? तो कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, कुलोतुंग तृतीय या फिर राजराज तृतीय, जिन्होंने चिदंबरम के मंदिर से भगवान गोविंद राज विष्णु की प्रतिमा को निकलवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। तो ये तो बड़ा भयानक हुआ, और उनका नाम है कुलोतुंग द्वितीय। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कट्टर शैव मतानुयायी शासक है, कट्टर शैव मतानुयायी शासक है कुलोतुंग द्वितीय। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैच करना है, कर लेंगे, आसान प्रश्न है। और जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि कर लेंगे, आसान है, तो थोड़ा रुक जाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ना हो, जल्दबाजी में कहीं दूसरा खाना गलत ना हो जाए। पॉलिटी का पेपर कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में ना काला कर दें, आप हिस्ट्री का कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए पॉलिटी में काला कर दें, तो इसमें भी बहुत सावधानी है। पॉलिटी का कर रहे हैं, पता लगा ज्योग्राफी वाले में काला कर रहे हैं, तो टीजीटी के छात्र बहुत विशेष ध्यान दें। अपनी सीरीज आप भर रहे हैं एबीसीडी, पता लगा सीरीज आपकी ए है, दिमाग लग गया बी में। आपको ध्यान रखना है तारीख वहां पे होती है, पता लगा वहां पे आपने अपनी जन्म तिथि भर दी। माफी चाहता हूं, मतलब मैं उन छोटी छोटी बातों को आपको याद दिला रहा हूं जो गलतियां आपने करी हैं। तो एक बेहतर बात यह हो सकती है कि आप प्रैक्टिस करें, खूब बढ़िया से करें, पेपर ले लें, कहीं से भी कोई भी पेपर ले लें, हमारी टेस्ट सीरीज में भी आप हमेशा रहे हैं। आपके पास जो ओएमआर शीट वाला मामला है वो नेट पर है, उसकी ओएमआर शीट, तो आप उसकी ओएमआर शीट को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, एक प्रिंट आउट निकालिए, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए 15-20 ठो, और हर दिन उसी पर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये पता रहे कि एकदम प्रैक्टिस में रहिए आप, ताकि आपको ये पता रहे गलती नहीं हो रही है। गलती अगर कहीं पर आपने कोडिंग गलत कर दी, कहीं पेपर की संख्या गलत भर दी, कहीं ओएमआर शीट नंबर गलत भर दिया, कहीं सीरीज नंबर गलत भर दिया, तो सारा का सारा मेहनत बेकार हो गई, सब बेकार हो गई। तो शैलकृत मंदिरों का संबंध यहाँ पर महाबलीपुरम से है, कैलाश मंदिर एलोरा में है, आपको पता है, बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में है, आपको पता है, और पार्वती मंदिर नचना कोठार 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो अब जो भी तदनुसार जो भी विकल्प आ रहा हो 2 1 4 3 में आप देख लीजिएगा, जो भी विकल्प सामने आ रहा हो उसको सही कर सकते हैं। 2 1 4 3 जहां भी है सी में है, ठीक है, नहीं सॉरी,
2143 डी में है, 2143 यहां पर डी में है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में देखिए पता लगा वो कंफ्यूजन हो गया, सील कर दिया, गलती हो गई है ना। बिल्हण की रचना का नाम क्या है सर? तो कर लेंगे विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम को पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए कि सर ये तो कालिदास की है। तो बिल्हण की क्या है? तो विक्रमांक देवचरित है। बिल्हण की क्या है? विक्रमांक देवचरित है। तो आपने एक नाम सुना है कल्हण, नाम तो सुना है। कल्हण की पुस्तक क्या है? राज तरंगिणी है। कितनी तरंगे हैं, कहां से कहां तक कल्हण ने लिखा है। फिर यौनराज, फिर श्रीवर, ऐसे कहां से कहां तक लिखा गया है। एक आपने सुनी लिया कि बिल्हण है, चलिए भाई ठीक है, बिल्हण भी हो गए। और एक नाम और आया है, जल्हण की पुस्तक पूछी गई है। जल्हण की पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आप जवाब ले सकते हैं, तुरंत जवाब मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्लियर रहना चाहिए। अब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जहां जहां पे आपको डाउट्स नहीं रहने चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए भारत के अभियान का विवरण, राजेंद्र प्रथम पूर्वी भारत के अभियान में जाते हैं और भारत के अभियान का विवरण उनकी किस प्रशस्ति में है? उत्तर मेरूर, तिरुवालंगाडु, गंगईकोंड चोलपुरम, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें बता दीजिएगा। और उत्तर मेरूर, तिरुवालंगाडु, गंगईकोंड चोलपुरम प्रशस्ति है। और जल्दबाजी फिर कर रहे हैं, जल्दबाजी मत करिए। और अगर यहां पर आपने लगाया है गंगईकोंड चोलपुरम तो ये गलत हो जाएगा, और यहां पर ये है तिरुवालंगाडु प्रशस्ति, है ना। इसमें उसके पूर्वी भारत के अभियान का विवरण है, किनके? राजेंद्र प्रथम के। और अगर ये कहा जाए संवैधानिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए जो कुछ उल्लेख हुए हैं, स्थानीय स्वायत्त शासी जो शासन संस्थाएं थी, उनका जो उल्लेख मिलता है वो उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। मुझे लगता है आप चीजों को ध्यान दे पाएंगे। एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्रीलंका के अभियान का विवरण, श्रीलंका पर विजय का विवरण किस अभिलेख में है? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए गए श्रीलंकाई अभियान का विवरण किस अभिलेख में है? आपको जवाब देना चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह है, आपको यहां पर शासकों की उपाधियां भी याद होनी चाहिए। राजराज प्रथम की 5-6 उपाधियां, राजेंद्र प्रथम की 5-6 उपाधियां, फिर वो कुलोतुंग प्रथम की 4-5 उपाधियां, और हर शासक की 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजस्कोंड किसकी है, नरकेसरी किसकी है, शिवपाद शेखर किसकी है, पंडित चोल किसकी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलय नडुकोंड चोलन किसकी है? तो पता नहीं कितनी सारी उपाधियां हैं। तो अब देखिएगा 16 क्वेश्चन नंबर आ गया है, और ये कह रहा है कि दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उडन कुट्टन शब्द का तात्पर्य क्या है? होयसल राज्य में लगने वाला कर, चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का एक समूह, चोलों के द्वारा संपादित या स्थापित नौसेना, चोल के राज्य में लघु ग्रामों का एक समूह। तो मुझे लगता है उडनकुट्टम, इसका मतलब है राजा की आज्ञा और उसकी सेवा में प्रस्तुत अधिकारियों का एक समूह, और तद अनुसार यहां पर जवाब है बी। पूछा गया है ओले कौन है, ओले नायगम कौन है, पेरुंदनम कौन है, शिरुंदनम कौन है, तिरुमेय का पार कौन है। तो प्रश्न तो आए हैं, और फिर से एक बार हम विनम्रता से आपको याद दिला रहे हैं, ये सारे प्रश्न और बहुत सारे नए प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो हम लोग क्लास में हल करते हैं, उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपकी प्राचीन भारत की अमृत संजीवनी पुस्तिका में उपलब्ध हैं, टॉपिक वाइज हैं। आपके रिवीजन को एक आधार मिल सकता है प्राचीन भारतीय रिवीजन के लिए। दूसरा, अगर आप पूरे कंप्लीट हिस्ट्री को रिवाइज करना चाहते हैं तो इसमें 3400 प्रश्न हैं, अमृत कलश नाम से है।
एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों खंड टॉपिक वाइज हैं। आप चाहें तो इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं। आप रिवीजन के लिए इन पुस्तिकाओं को, इन प्रैक्टिस सेट को आप शामिल कर सकते हैं। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आपके पास कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, और अगर पहले से कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट है आपके पास तो इसको मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको मंगाइए। और अभी हम लोगों का मेडिवल और मॉडर्न का भी 3-3 हजार लगभग, अभी हम एग्जैक्ट प्रश्नों की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन मेडिवल और मॉडर्न का भी प्रैक्टिस सेट हमारा बहुत जल्दी ही लॉन्च हो रहा है, आपको सूचना मिलेगी। तो 16 क्वेश्चन नंबर हो गया है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा। चोल शासक 1054 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध संघर्ष में हुए कोप्पम के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। कोप्पम का युद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा एक बात, पहले तो हड़बड़ी मत करिए। देखिए भाई, ये युद्ध हुए हैं चोलों और चालुक्यों के बीच। जैसे चोल और चालुक्यों के बीच संघर्ष हुआ है, वो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य हैं। तो आपको यहां पर 3 युद्ध याद आने चाहिए कम से कम। तक कोलम का युद्ध याद आना चाहिए, एक कोप्पम का युद्ध याद आना चाहिए, एक मुडुक्कारू का युद्ध याद आना चाहिए। अब कहेंगे सर इस तरह से तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़ा है आपने, याद नहीं कर पा रहे हैं केवल, बस। तो ये 3 युद्ध आपको याद आने चाहिए, कब हुए, किसके बीच में हुए, कौन हारा, कौन जीता। तो अब एक बात यहां पर ये आ रही है कि 1054 में एक कोप्पम का युद्ध हुआ, और ध्यान दीजिएगा वो पश्चिमी चालुक्य शासक है सोमेश्वर प्रथम के साथ लगातार युद्ध हुए हैं। और फिर ये पता है कि चोल शासक, तो कोई एक ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके पहले ध्यान दीजिएगा पुलकेशिन द्वितीय भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं नरसिंह वर्मन प्रथम से लड़ते समय। यहाँ पे कौन हुए हैं, तो अब आप देख के कर पाएंगे, राजाधिराज प्रथम हुए हैं, और इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ किया था। आपको शायद याद होगा, मैंने पढ़ाया था। एज वेल इब्राहिम लोदी उधर आगे अभी आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो भी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे फिर ये एक प्रश्न ये भी आया है कि युद्ध भूमि में किसने अपना राज्याभिषेक करवाया। यहां पर उत्तर है, अब आप देख के जवाब दे दीजिए। एक ऐसा भी है कि कौन सा एक शासक अपने पिता के द्वारा सैन्य अभियानों में, वो सैनिक छावनी में जन्मा, कौन से शासक का जन्म सैन्य छावनी में हुआ, ऐसा भी आया। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने का श्रेय किस शासक को। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आए हैं। और फिर एक बात है, यहां पर एक प्रश्न और है कि कौन सा शासक प्रजा के विद्रोह में मार दिया गया, चोल शासक, तो उनका नाम है अधिराजेंद्र। तो याद रखिएगा, प्रजा के विद्रोह में ये मारे गए, कौन, अधिराजेंद्र। तो ठीक है, इतने सारे प्रश्न, 17 प्रश्न में मैंने 50 प्रश्न आपसे डिस्कस कर दिए अब तक में, 50 से ज्यादा। तो ये कह रहे पेरिय पुराणम के रचनाकार कौन है। अब ये पुस्तक तो ये सब कई बार पूछी गई है, पेरिय पुराणम के रचनाकार कौन है। पेरिय पुराणम, शेक्किलार या फिर ओट्टकुट्टन या फिर कंबन या फिर नन ऑफ दीज, तो कर पाएंगे। और शेक्किलार की पुस्तक है पेरिय पुराणम। कंबन किसके दरबार में है, आपको पता होना चाहिए। तमिल रामायण लिखी है, किस नाम से लिखी है, ई रामावतारम, याद आया होगा। ओट्टकुट्टन किसके दरबार में है, कन्नड़ के त्रिरत्न कौन है, और तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है, मुझे बताइएगा। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, गलतियां ना हो, बस यही 3-4 प्रश्नों के लिए आपको पढ़ना है। चोल काल में वेतन के बदले दी जाने वाली करमुक्त जमीनों को क्या कहा गया है। चोल काल में जल्दी से बता दीजिएगा। वेतन के बदले दी जाने वाली करमुक्त जमीनों को क्या कहा गया है। ब्रह्मदेव, अग्रहार, जीवित या फिर सीता। वेतन के बदले, ध्यान दीजिएगा, वेतन के बदले दी जाने वाली करमुक्त जमीनों को, करमुक्त भूमियों को क्या कहा गया है। और अगर आप ब्रह्मदेव चुन रहे हैं तो गलत है, तो आप कहेंगे सर अग्रहार हो सकता है, अब ये भी गलत है। अब यहाँ पे जवाब है जीवित, सीता हो नहीं सकता, है ना। यहाँ पे सही जवाब है जीवित। देखिए कितनी गलत बातें, मतलब दिमाग में स्ट्राइक हो जाए, कहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या स्ट्राइक हो जाए, कुछ पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
और ऐसे ही तमाम, कम से कम ध्यान दीजिएगा, अमृत संजीवनी में 329 प्रश्न मैंने आपको बताया केवल चोल काल पे हैं। और पता नहीं अभी कितना कुछ क्या कुछ करेंगे अभी परीक्षा तक, अभी अभी बहुत कुछ करेंगे। पता लगा चोल काल पे ही लीजिए सर 1000 कर लीजिए आप, तो उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। तो फिर देखिएगा 19 के बाद अब 20वां प्रश्न भी देख लीजिएगा। उपवन एवं उद्यान समिति चोल काल में क्या कहलाती है? उपवन एवं उद्यान समिति क्या कहलाती है? तोट्टावारियम, पोनवारियम, एरीवारियम या फिर कलणी-वारियम? मुझे जवाब दीजिए जल्दी से। तोट्टावारियम, पोनवारियम, एरीवारियम या फिर कलणी-वारियम? और बिल्कुल गलत मत जवाब दीजिएगा, तोट्टावारियम। ठीक है, तो फिर पोनवारियम क्या है, एरीवारियम क्या है, कलणी-वारियम क्या है? दिमाग में तुरंत जवाब आने चाहिए। तुरंत मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूं कि आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़े, या फिर आप थोड़ा सा ढूंढिए चीजों को, तो इसमें इस प्रयास में चीजें आपको याद हो जाएंगी, इस प्रयास में चीजें आपको याद हो जाएंगी। और फिर खेतों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती है? देखिए अब जवाब आना चाहिए। खेतों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती है? तोट्टावारियम, एरीवारियम, पोनवारियम। तो अब ये समझ में आ रहा है कि तोट्टावारियम नहीं हो सकती है, तो एरीवारियम, पोनवारियम, कलणी-वारियम। तो अब यहां पर अगर आप जवाब दे पाए खेतों की देखभाल करने वाली, ध्यान दीजिएगा स्थानीय जो स्वशासन संस्थाएं हैं और उनके जो नियम कानून है वहां से प्रश्न आए हैं, बहुत बार आए हैं। नए छात्र जो जुड़ रहे हैं आज के क्लास में, एक बार पुनः विनम्रता से बता रहा हूं, एक पुस्तिका प्राचीन इतिहास के लिए 3000 प्रश्नों की हमारी अमृत संजीवनी है। टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक में 300, 350, 400 ऐसे प्रश्न हैं। और एक हमारी कंबाइंड प्राचीन, एंशियंट यानी मेडिवल, मध्यकालीन, मॉडर्न, आधुनिक भारत, तीनों का कंबाइंड 3400 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है। आप चाहें तो इसको अपने अध्ययन में रिवीजन के तौर पे शामिल कर सकते हैं। और अब हम लोग जाते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और यह है, मंदिर के पुजारियों के संगठन को चोल काल में क्या कहा गया है? मंदिर के पुजारियों के संगठन को चोल काल में क्या कहा गया है? ऑप्शन क्या है? मूल परुडैयार, नाग शात्तार, अग्रहार या फिर पेरुंगूरी। और यहां पर हमें लगता है आप जवाब दे पाएंगे, और जवाब है यहां पर मूल परुडैयार। ध्यान दीजिएगा, मंदिर के पुजारियों के संगठन पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मंदिरों की देखभाल करने वाली समिति नहीं पूछे जा रही है, यहां पे मंदिर के पुजारियों के संगठन पूछे जा रहे हैं, और वो कहलाते हैं मूल परुडैयार। तो बड़ी विनम्रता से इतने प्रश्नों में हमने आपके साथ लगभग 60-70 बातें डिस्कस की हैं। 3-4 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो आप हमारे असिस्टेंट को व्हाट्सएप करिएगा, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ी सी जद्दोजहद आपको उठानी पड़ेगी। और आज हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।